हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम तारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का एनवायरमेंटल स्टडीज एंड आज का टॉपिक है हमारा फूड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। फूड प्रोडक्शन जो होता है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले फूड एज नीड एंड एंड, food generating activities of men, agriculture as an activity in the world, prospective change in agriculture, fishing as an activity in world, livestock rearing as an activity in the world. So ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, फूड एज अ नीड एंड एंड। In the world, there are sharp differences in the body weight pattern. In developed countries like USA, Canada, or European countries, people have better access to food and other factors of nutrition. While in developing countries like India, Pakistan, other African countries, fulfillment of daily food itself is an assignment. देखो क्या बोला है, हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात करें कि किस तरीके से फूड पैटर्न है, फूड प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो बॉडी वेट पैटर्न होता है, किसी भी ह्यूमन का जो बॉडी वेट पैटर्न है, उसके अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। डेवलप कंट्रीज की बात करें जैसे यूएसए हो गया, कनाडा या कोई और यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वहां पर क्या होता है, लोग जो है उनके पास बेटर एक्सेस होती है खाने की, जो भी फूड मटेरियल है उनका, जो भी वो खाते हैं, ठीक है, तो उसमें न्यूट्रिशन जो होते हैं वो काफी होते हैं। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे हमारा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया या और अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, जो क्या करती हैं, डेली फूड उनके लिए फुल, जो भी वो अपने खाने को खा रहे हैं वो उनके लिए एक असाइनमेंट की तरह होता है, ठीक है। In country like USA, the rate of obesity and related death are skyrocket high. अब यूएसए की बात करें, यूएसए जैसी कंट्रीज में क्या है, ओबेसिटी का रेट जो है वो यहाँ पर बोला है कि रिलेटेड टू डेथ, डेथ से रिलेट करके देखें तो वो स्काई रॉकेट हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। Americans are more conscious regarding their health, daily exercise and nutrition habit. और अमेरिकन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, अपनी एक्सरसाइज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। Although a small number have begun to incorporate some sort of diet and exercise into their daily schedule, the majority still do not see this as priority, and that leads to obesity, and there are hundreds of pills and drug for obesity. अब देखो यहाँ क्या बोला है कि कुछ ही लोग, स्मॉल नंबर जो होता है वो इस चीज के लिए इनकॉर्पोरेट करता है कि अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज में वो लोग बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाते हैं एंड उनका जो डेली का स्केड्यूल होता है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। बट जो मेजोरिटी है, इट मीन्स कि अगर हम सारी पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो ऐसा होता है कि जो अपनी सारी चीजों के लिए कॉन्शियस है, बट जो मेजर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो कॉन्शियस नहीं होते हैं, ठीक है। मेजोरिटी जो है वो अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को प्रायोरिटी नहीं देती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, ओबेसिटी होती है और फिर उसके लिए हजारों पिल्स, हजारों ड्रग्स वहां पर कंज्यूम करने पड़ते हैं। हाउएवर दे हैव देयर ओन सेट ऑफ साइड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। अब जाहिर सी बात है भाई, इसके अपने अपने अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी पर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन द कंट्री लाइक इंडिया, वी हैव वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एज फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो आपने देखा ही होगा कितनी सारी स्टेट्स हैं, उन सारी ही स्टेट्स में अलग अलग फूड मटेरियल खाया जाता है, बहुत ही सारी चीजें फूड के फॉर्म में हमें प्रोवाइड होती हैं। आप गेहूं ले लो, चावल ले लो, ठीक है, बहुत ही सारी चीजें, ये तो हमारा मेन जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, रोटी और चावल, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए और बहुत सारे ऐसे मटेरियल जिनको हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, कन्वेंशनली ऑल्दो फूड ग्रेन लाइक राइस, व्हीट, ज्वार और बीन आर कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ह्यूमन रेस हैज ऑब्जर्व्ड अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड hence turn to some uncommon material as food, example soft drinks। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, इसी के साथ फूड ग्रेन जो हम राइस, व्हीट, ज्वार, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो इसको हम खाने की तरह यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको बहुत टाइम से कंज्यूम करते हुए आ रहे हैं, तो मतलब ये देखा गया कि फूड की जो है वो शॉर्टेज हो रही है, और इस चीज को किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में टर्न कर दिया कि भाई कुछ ऐसे अनकॉमन मटेरियल थे जिसको हम एज अ फूड कंज्यूम करने लगे,
जाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया सॉफ्ट ड्रिंक का, इसको हम ड्रिंक्स में ले सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स वी इनटेक थ्रू डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड विच सस्टेन अवर बॉडी। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हम इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं फूड की वैरायटी में, ठीक है, जो हमारी बॉडी में सस्टेन करते हैं। फर्स्ट वन इज कैल्शियम, नाम सुना होगा, ठीक है। कैल्शियम द रिचेस्ट मिनरल इन द बॉडी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन ग्रोथ। देखो ह्यूमन बॉडी जो है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं? फूड से मिलते हैं, जो फूड हम खाते हैं, ठीक है। सो कैल्शियम के बारे में बताया गया है कि कैल्शियम जो है वो एक रिचेस्ट मिनरल है जो हमारी बॉडी में होता है, एंड वो क्या करता है, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कभी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो वो जो बोन्स है हमारी, वो किस वजह से जुड़ रही हैं? कैल्शियम की वजह से, ठीक है। बोन्स जैसे हमारे टीथ भी जो है, कहते हैं कैल्शियम है इसमें, तो कैल्शियम क्या करता है? बोन्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। सेकेंड वन इज प्रोटीन इज एन अनदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन हेल्थ डाइट। हेल्थ डाइट में प्रोटीन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे खाने में होना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज फाइबर इज नीडेड फॉर बॉडी फॉर गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थी ग्रोथ। हेल्थी ग्रोथ के लिए और अच्छे न्यूट्रिशन के लिए बॉडी को किसकी जरूरत होती है? फाइबर्स की। एंड नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स। एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आर विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन एंड द मिनरल सेलेनियम and it's known to help immune system। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारे यहाँ पर विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, बेटा कैरोटीन हो गया, एंड मिनरल सेलेनियम हो गया। इसको इम्यून सिस्टम में हेल्प मिलती है। एंड देन नेक्स्ट इज आयरन। आयरन जो हमारी बॉडी में जाता है उसको हम, हमारे फूड में भी होता है, और हम कुछ ऐसे मेटल्स के बर्तन में भी खाते हैं जिससे आयरन हमारी बॉडी में जाता है। बॉडी डिपेंड ऑन आयरन टू गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। अब आयरन की जरूरत क्यों होती है? बॉडी को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। आयरन ऑल्सो हेल्प इन ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन। ब्रेन के डेवलपमेंट में और बहुत सारे काम करने में आयरन हमें हेल्प करता है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, उसको अपनी बॉडी में चाहिए होते हैं। तो वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फूड जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ मैन। फूड को जनरेट करने की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती है मेंस की जिससे फूड बनता है, ठीक है। The collection or generation of food is the practice for last about 40,000 years in the world। यहाँ पर देखो अप्रोक्स नहीं है, ऑलमोस्ट बोला है कि जो टाइम पीरियड है 40,000 ईयर्स, 40,000 साल पहले से जो है वो फूड प्रैक्टिस की जा रही है भाई, कि किस तरीके से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बना सकते हैं, ठीक है, जिससे हम उसको खा सकें। इन द पास्ट दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वी नो टुडे एज एप ओरिजिनल मे हैव स्टार्टेड विद कलेक्शन ऑफ फ्रूट, फ्लावर, नट्स एक्सेट्रा along with hunting। in the later period activities fishing and animal rearing joined the series। अब देखो बहुत पहले की अगर हम बात करें कि लोग किस तरीके से अपना खाना इकट्ठा करते थे, पहले क्या करते थे, जो फ्रूट्स एंड फ्लावर गिवन होते थे नेचर से, जो नट्स गिवन होते थे वो सारे यूज करते थे, या फिर जानवरों का शिकार करके, हंटिंग करके वहां पर लोग अपना फूड कलेक्ट करते थे। बट इसी के साथ साथ बाद में क्या होता गया, फिर फिशिंग और एनिमल रियरिंग, ये सारी चीजें भी इसमें ऐड होती गई। दस द नीड ऑफ फूड हैज रिजल्ट इनटू, फूड की जरूरत जो है, नीड जो है, उससे क्या रिजल्ट हुआ? फर्स्ट वन इज चेंज इन द लैंड कवर बाय मैन। जो लोगों के द्वारा पूरा लैंड एरिया है वो जो कवर किया गया है, ठीक है, उसमें चेंज हो गया। सेकेंड वन इज सेडिमेंटेशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज। ह्यूमन कम्युनिटीज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, सारी चीजें लोगों ने इन्वेंट की, उस तरीके से उसका सेडिमेंटेशन हुआ। एंड थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड टू जनरेट मोर फूड। और कुछ ऐसे नए मेथड बनाए गए, उनका डेवलपमेंट किया गया जिससे हम फूड को जो है वो पा सकें, उसको जनरेट कर सकें। जैसे खेती बाड़ी जो होती है, ठीक है, फिर उसको और बेटर तरीके से किया गया, फिर उसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई, तो इस तरीके से चीजें और बढ़ती गई। देन फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव फूड। अल्टरनेटिव फूड मींस कि हम जो खाना यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे हम कोई दूसरा यूज कर सके, ठीक है। जैसे पीछे अभी हमने एग्जांपल लिया कि हम राइस, व्हीट वगैरह यूज करते हैं,
बट अब उसकी जगह पर हम कोई जंक फूड या कोई और फूड उसकी जगह पर यूज करने लगे, तो उसको अल्टरनेटिव फूड बोला जाता है। ठीक है, कि भाई ये चीजें जो पहले खाने की तरह खाई जाती थी उनकी जगह कोई और खाना या कोई और अल्टरनेटिव फूड आ गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ट्रेड ऑफ फूड। ट्रेड ऑफ फूड मीन्स कि जो खाना होता है, अब खाने में खाने का जो भी मटेरियल है तो वो उनका ट्रेड होने लगा। ट्रेड मीन्स खरीदना और बेचना होने लगा, कि भाई जिसको जरूरत है वो खरीदेगा, जो ग्रो कर रहा है वो बेचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसका ट्रेड होने लगा। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ फूड। फूड की पॉलिटिक्स होने लगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हुई कि फूड की जो जरूरत थी उसको जिस तरीके से जनरेट किया गया उससे ये सारी चीजें रिजल्ट में आई। सो ये हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एग्रीकल्चर एज एन एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर के बारे में ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं काफी सारा, एंड एग्रीकल्चर को पूरे वर्ल्ड में एक एक्टिविटी की तरह कैसे देखा जाता है। एग्रीकल्चर इज द एरिया दैट सपोर्ट द एवर्ब रियलिटी। देखो, हमें जो भी खाने की चीजें मिलती है, फूड मटेरियल मिलता है, वो सारा हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। द मटेरियल नीड टू प्रोड्यूस शुगर, मिल्क, पाउडर, फ्रूट, जैम बेसिकली कम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब हम कहें कि भाई हमारी जो फूड मटेरियल पहले था, अब हमने उसके अल्टरनेटिव ढूंढे हैं कि भाई मिल्क पाउडर हो गया, फ्रूट जैम हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर से ही मिलती हैं, तभी ये प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, व्हेन वी एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉइल साइंस, वी मे टेक द डिसीजन टू प्रोड्यूस नॉट ओनली फॉर आवर रिक्वायरमेंट but also to feed other, that is for trade। अब यहाँ पर ये एस्टिमेट किया गया कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया है लैंड का, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना फूड प्रोड्यूस कर सकता है, उसमें कितनी टेक्नोलॉजी हम लगा सकते हैं, या उसकी जो सॉइल है उसका देखें कि भाई किस तरीके की सॉइल है, इसमें कौन सी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन जो है, इससे क्या होगा कि उससे जो भी उसको ग्रो करेगा वो अच्छी क्रॉप ग्रो करेगा, उससे फूड मटेरियल मिलेगा, तो वो उस फूड मटेरियल का क्या करेगा? उसको बेचेगा, जिसको जरूरत होगी वो उसको खरीदेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड हो जाएगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बिकम द स्लोगन ऑफ द डे टू फुलफिल नीड ऑफ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब जो बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, तो वो किस लिए हो रही है? कि भाई जो भी रॉ मटेरियल है उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको मार्केट तक पहुंचाए। ठीक है, तो ये एक मतलब जो भी हमारी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए एक स्लोगन बन गया है। ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, उसकी नीड है, उसकी जरूरत है ये सारी चीजें। दैट्स व्हाई द लेट प्राइम मिनिस्टर नेहरू ऑलवेज एम्फसाइज द नीड ऑफ प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉलोड बाय स्लोगन जय जवान जय किसान बाय प्राइम मिनिस्टर शास्त्री। सो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये बोला था कि हमें साइंस को और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की जरूरत है। क्यों? और उसी को लेकर जय जवान जय किसान यहाँ पर स्लोगन दिया गया था, जो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, सो क्यों जरूरत है भाई? क्योंकि हम अपने फूड को, अपने फूड मटेरियल को साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से और बेटर तरीके से जनरेट कर सकते हैं और बेटर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उसमें ट्रेड में भी हेल्प होगी। फॉलोइंग आर द मेजर टाइप ऑफ कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड। अब किस तरीके से कल्टिवेशन किया जाता है क्रॉप का? बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पर आपको वो कुछ टाइप गिवन है। फर्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है? जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है, उस एरिया में जो भी क्रॉप उगाई जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि एक क्रॉप अगर उगाई जाती है तो वो पूरे साल में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, पूरे साल में नहीं होती, कुछ होती है 2 से 3 मंथ में, कुछ होती है 6 मंथ में। इस तरीके से जो क्रॉप होती है वो तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर बोला है कि भाई शिफ्ट करो, जिस टाइम में जो क्रॉप उगानी है उसके बाद दूसरी उगाओ, उसके बाद तीसरी उगाओ, शिफ्ट करते रहो। ठीक है, एंड सेडिमेंट्री कल्टीवेशन, सबसिस्टेंट कल्टीवेशन, प्लांटेशन फार्मिंग। सो इस तरीके की कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड जो अपनाए जाते हैं वो टाइप ऑफ कल्टीवेशन कहलाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पर्सपेक्टिव चेंज इन एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर में क्या पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। बीइंग द एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग अबाउट 65% ऑफ मैन पावर इन द कंट्री एंड हैविंग अबाउट 35% जीडीपी इन द इकोनॉमी, इट इज नेसेसरी टू परसीव द साउंड ट्रैक ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द फ्यूचर। देखो, एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, चाहे वो इकोनॉमी का हो चाहे वो पॉपुलेशन का हो, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बोला है कि 65% जो मैन पावर है, जो लोग हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें एंगेज है एग्रीकल्चर में, एंड 35% जो है वो जीडीपी का होता है इकोनॉमी में, ठीक है। दिस कैन बी कपल्ड विद सर्टेन एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कुछ ऐसे एरियाज से मिलकर ये बनता है, जैसे दोज आर एज बिलो, यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इंटरलिंकेज बिटवीन हेल्थ न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर इज वेरी इंटेंस। यहाँ पर क्या बोला है कि जो हेल्थ है उसका न्यूट्रिशन के साथ एक बहुत ही बड़ा लिंक है, इंटरलिंक होते हैं दोनों एक दूसरे से, और एग्रीकल्चर इसमें बहुत ज्यादा इंटेंस है। इट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटीज एंड नेशन टू रीच सस्टेनेबिलिटी गोल। इससे क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई ह्यूमन है, या फिर कोई कम्युनिटी है, या पूरा कोई नेशन है, तो उसको अफेक्ट करती है सस्टेनेबिलिटी गोल जो होते हैं उसके। सेकेंड इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में चेंज होना। क्लाइमेट चेंज विच इज टेकिंग प्लेस एट अ टाइम ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड, फीड, फाइबर एंड फ्यूल हैज द पोटेंशियल टू irreversibly damage the natural resources based on which agriculture depend। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इंक्रीजिंग डिमांड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, किस चीज की, फूड की, फीड की, फाइबर एंड फ्यूल की, ठीक है। तो ये डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, एंड यहाँ पर क्या बोला है कि ये इरिवर्सिबल डैमेज है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। कोई एक चीज खराब हो गई, खत्म हो गई, तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, एंड ये चीज जो है हमारी किसके ऊपर डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर। And next is equity. For a greater equity, investment are required for the development of context-specific technologies and expanded access of farmer and other rural people of occupational and non-formal and formal education. सो देखो, इक्विटी का क्या मतलब है, सबको बराबर रखा जाए, ठीक है। ग्रेटर इक्विटी मींस बराबर रखा जाए। जैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बोला है कि इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है डेवलपमेंट में, और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज जो है, किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट को लेकर जो टेक्नोलॉजी है उसमें पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, एंड जो फार्मर का एक्सेस है, जो भी चीजें यूज होती हैं एग्रीकल्चर में, उसको एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं उनका ऑक्यूपेशन नॉन फॉर्मल या फॉर्मल एजुकेशन से बढ़ाया जाए। जैसे कोई भी फार्मर है, अगर उसको आप एजुकेशन दोगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बताओगे, तो वो अपनी फार्मिंग, अपनी एग्रीकल्चर और ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इक्विटी होती है, एंड ये हो गए हमारे पर्सपेक्टिव चेंज इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे फिशिंग एज एन एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। सो एग्रीकल्चर में ही आती है हमारी फिशिंग भी, ठीक है। In the past, fishing as an economic and food generating activity was in existence even before the practice of cultivation। पहले के टाइम में यहाँ बोला है कि फिशिंग जो थी हमारी वो एक इकोनॉमी और फूड जनरेटिंग एक्टिविटी थी, जो पहले ही, मतलब एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन जब होता था उससे पहले ही एग्जिस्टेंस में थी, ठीक है। बट दैट वाज लिमिटेड ओनली टू कोस्टल एरिया एंड इनलैंड वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड पॉन्ड्स। बट अब ये होती कहाँ थी, सिर्फ कुछ लिमिटेड एरियाज में होती थी जो कोस्टल एरिया होते थे, जैसे जो वाटर के आसपास के एरिया है, ठीक है, वाटर बॉडीज है, रिवर, पॉन्ड, उनके आसपास वहीं पर फिशिंग होती थी। बट अब जो है, अब क्या है, सब में हो रही है, तो इसलिए इसको एक बहुत ही बड़ा एरिया मिल गया है। फिशरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एंड स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू सब्सिडरी इंडस्ट्रीज। तो फिशरीज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। जो भी हमारी कंट्री है उसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हेल्प करती है, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, जनरेट करती है, जिससे लोगों को इनकम हो, एंड जो नई इंडस्ट्रीज हैं उनको बनाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ चीप एंड न्यूट्रिशियस सोर्स ऑफ फूड एंड एन इम्पॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। देखो,
क्या है, फिशरीज जो है, फिश जो होती है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, चीप एंड न्यूट्रिशन, मतलब सस्ता भी है और न्यूट्रिशन भी मिलता है उससे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो फिश को एज अ फूड खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फिश है, फिशिंग करना हो गया, वो क्या हो गया कि हम फूड के लिए फिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये कि फॉरेन एक्सचेंज में उससे हमें अर्न होता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में हम उससे अर्न करते हैं। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कमर्शियल फिशिंग एरिया इन द वर्ल्ड विच आर ऑल लोकेटेड इन टेम्परेट रीजन। अब यहाँ पर 4 रीजन हमें ऐसे दिए हुए हैं जिसमें यहाँ बोला है कि कमर्शियल फिशिंग होती है। फिशिंग जो हो रही है वो किस लिए हो रही है, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर फर्स्ट आपको गिवन है द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक सीज बॉर्डरिंग सेंट्रल एंड नॉर्थन जापान, नॉर्दर्न चाइना, कोरिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न रशिया। सेकेंड है नॉर्थ वेस्ट में अटलांटिक कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड न्यू इंग्लैंड। देन थर्ड इज नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक कंप्राइजिंग शैलो वाटर ऑफ यूरोपियन कोस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द Barents Sea in the north to Bay of Biscay, and next is the Northeast Pacific from Alaska to California। ये जो एरियाज है ये माने जाते हैं कमर्शियल फिशिंग एरियाज। ठीक है, जो एक टेम्परेट रीजन में लोकेटेड है। फिशिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लाइव स्टॉक रियरिंग एज एन एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हम लाइव स्टॉक रियरिंग को कैसे, किस तरीके से, कैसी एक्टिविटी देखते हैं। अर्लियर वी हैव सीन दैट फिश एंड अदर मैराइन प्रोडक्ट आर कंसिडर एज फूड इन द वर्ल्ड। देखो पहले हमने देखा कि देखो एग्रीकल्चर जो था वो लिमिटेड था पहले, बट टाइम के साथ बहुत बढ़ रहा है। ये फूड जो भी है हमारा, जो हम खाते हैं, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर क्या बोला कि जो फिश होती है या जो भी मराइन प्रोडक्ट होते हैं जो हमें पानी से मिलते हैं, ठीक है, मराइन प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम फूड कंसिडर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैन हैज एक्सप्लॉइटेड एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनको फूड की तरह खाया जाता है। इवन सिंस द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड द मेजर थ्रस्ट हैज बीन ऑन द सर्च फॉर फूड फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है, कोई भी ह्यूमन है तो उसको सबसे पहले जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए एंड वाटर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि जो मेजर थ्रस्ट था वो किस चीज के ऊपर था कि फूड की सर्च की जाए, खाना जो है हमें कैसे मिलेगा उसकी सर्च की जाए एग्जिस्टेंस के लिए। Thus, for human population, the nature provide continuous supply of food। अब आपने देखा है कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, बट स्टिल ह्यूमन बीइंग जो है उनके पास फूड अवेलेबल है, क्योंकि नेचर हमें कंटिन्यूअसली फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल वर यूटिलाइज्ड बाय मैन एज फूड ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड। पहले के टाइम में भी ऐसी होता था कि जो एनिमल्स होते थे तो लोग क्या करते थे, उनको शिकार करके खाते थे। ठीक, एंड जो प्लांट्स होते थे जिनसे फल फूल मिलते थे वो खाते थे। ठीक है, सब्जी की तरह, हम फ्रूट की तरह जो चीजें खा रहे हैं तो प्लांट से मिलती है या फिर एनिमल से मिलती है। तो जो चीजें हमें प्लांट से, एनिमल से मिल रही है, नेचर से ही तो मिल रही है। तो यहाँ पर बोला है कि मैन जो फूड की तरह यूज करते हैं एनिमल्स को एंड प्लांट्स को। Subsequent domestication of animal and evolution of crop raising activity made animal farming as a subsidiary to agriculture। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, प्री हिस्टोरिक टाइम की अभी हमने बात की कि सबसे पहले जब लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी एंड कल्टीवेशन नहीं होता था, क्रॉप उगानी नहीं आती थी किस तरीके से उगाई जाएगी, तब क्या होता था, सिर्फ लोग शिकार करते थे, आग जलाना सीख गए थे, उसमें आग में उसको भून के खा लेते थे, या फिर कोई सब्जी, कोई फल मिल गया उसको ऐसे खा लिया। ठीक है, बट टाइम के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उसके साथ साथ एनिमल्स को और क्रॉप उगाना सीख गए। ठीक है, एनिमल्स को किस तरीके से खाया जाएगा, क्रॉप का किस तरीके से कल्टीवेशन किया जाएगा, कैसे क्रॉप उगाई जाएगी, ठीक है, वो सारी चीजें आ गई। एंड उसके साथ साथ एनिमल फार्मिंग भी लोग करने लगे एज अ सब्सिडरी टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट इसको माना जाता है, एनिमल फार्मिंग को। इन वेस्टर्न कंट्रीज एनिमल हस्बेंड्री इज इवन नाउ रेफर टू एज एन एनिमल कल्चर। और अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की तो उसमें क्या होता है, हमारी जो लैंग्वेज है उसमें जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री के नाम से, एंड जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें उसको एनिमल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो हमें फूड अवेलेबल होता है वो कहाँ से अवेलेबल होता है, एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो फूड में हम क्या चीजें खाते हैं, एनिमल या फिर प्लांट से। ठीक है,
तो एनिमल एग्रीकल्चर इसीलिए बोला क्योंकि वो सोर्स ऑफ फूड है, ठीक। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। सो आज की वीडियो में हमने देखा फूड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, किस तरीके से फूड जो है उसका प्रोडक्शन होता है, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसका किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, ठीक। एंड फर्स्टली हमने देखा फूड एज अ नीड, क्यों जरूरत होती है फूड की, ठीक है। एंड फूड जनरेटिंग एक्टिविटीज, किस तरीके से हम फूड को जनरेट करते हैं, एग्रीकल्चर क्या है एंड एग्रीकल्चर में किस तरीके से चेंज हुए हैं, फिशिंग क्या है एज एक्टिविटी एंड लाइव स्टॉक रियरिंग क्या है। सो आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।